हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, है ना। पहला लेक्चर उम्मीद है पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि ये चैप्टर आसान नहीं होने वाला है, काफी लंबा है। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम काफी मतलब पूरा मुंह से स्टार्ट होता है, पेट से होता हुआ एनएस तक जाता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, इसीलिए ये लंबा हो गया। इसके अंदर टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, प्लस टॉपिक ज्यादा होने के साथ साथ इसके अंदर थोड़े से टर्म्स भी ज्यादा है। तो सेम चीज जो मैंने लास्ट टाइम कही थी, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है ना। जो चीज समझाता चलूंगा उसे बीच बीच में मार्क करते चलेंगे, पॉज करते चलेंगे, और बीच में लगता है कि अगर यार ये टॉपिक मेरे को दोबारा से देखना पड़ेगा, तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका टाइम नोट कर ले कि इस टाइम पर ये टॉपिक आता है, तो जाके जब दोबारा उसको खोलो तो उसी टाइम से उसको देख सको। क्लियर है बातें? कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। बाद बाकी चीजें सारी आसान लगेंगी, क्योंकि हमारी चीजें पढ़ी हुई तो हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा अपने डिप्लोमा के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से। स्टार्ट करें तो एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी मतलब सहायक, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करेंगे लेकिन उसमें सपोर्ट करती है, इनके बिना डाइजेशन हो भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आती है अपनी सैलिवरी ग्लैंड्स। चलो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास, ये चार होती हैं, ठीक है। आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, बट दे हैव अ रोल इन डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। बट डाइजेस्टिव एक्टिविटी में इनका रोल होता है ना। उस ट्रैक्ट से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डायरेक्ट इन ग्लैंड्स का जुड़ाव नहीं है, ठीक है। एंड आर कंसिडर्ड एसेसरी ऑर्गन, इसीलिए हम इसको सहायक ऑर्गन, एसेसरी मतलब सहायक ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी सैलिवरी ग्लैंड है, तो इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, तो चीज समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये देखो, ये डायग्राम है। हमारे पास 3 सैलिवरी ग्लैंड है, मेन, ठीक है। एक ये कान के पास होती है जिसको हम पैरोटिड कहते हैं। सब मैंडिबुलर, मैंडिबल, ये मैंडिबल, ये मैक्सिले, याद आया? सब मैंडिबुलर, जो ये मैंडिबल होता है इसके जस्ट नीचे यहां पे, इसकी तरफ यहां पर एक ग्लैंड होती है, तो सब लगा हुआ है मैंडिबुलर के नीचे। और एक है सब लिंगुअल, यानी कि लिंगुआ मतलब जीभ, एक होती है जीभ के नीचे। तो 3 ग्लैंड्स, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड हमारे मुंह में पाई जाती है, जो ये तीनों मिलकर के क्या सिक्रीट करती हैं? सलाइवा। क्या बनाती हैं? सलाइवा, ठीक है ना। आओ अब जरा देख लें हम लोग इसको। अच्छा, एक और चीज देख लें, यहां पर मेंशन होगी, जो अपनी पैरोटिड ग्लैंड है, ये पूरी ग्लैंड है, ये जिस नली से, जिस पाइप से सलाइवा को हमारे मुंह में पहुंचाती है, उस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेंसेंस डक्ट। इसी तरह सब मैंडिबुलर जिस पाइप से पहुंचाता है उसको हम लोग कहते हैं वर्टॉन्स डक्ट। बात समझ में आई? तो ये नाम है, ध्यान रखना, वर्टॉन्स डक्ट और स्टेंसेंस डक्ट। दिस इज स्टेंसेंस डक्ट, लिख लेना चाहो तो। इस डक्ट की हेल्प से जो पैरोटिड ग्लैंड है वो मुंह के अंदर सलाइवा को पहुंचाती है। सब मैंडिबुलर की जो डक्ट है यहां से होती हुई, ये मार्क कर रखा है ऐसे, इसी के अंदर होती जाती है ये, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं वर्टॉन्स डक्ट। क्लियर है? आओ फटाफट रीड कर लें इसको हम लोग। क्या कह रहा है सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, बातें कुछ समझ लें। ओके, A salivary gland is a gland that releases a secretion. सैलिवरी ग्लैंड एक ग्लैंड होती है जो रिलीज करती है एक सिक्रीशन मतलब एक खास तरह का फ्लूइड, ठीक है, जिसको कि हम लोग सलाइवा कहते हैं, कॉल्ड सलाइवा। कहां रिलीज करती है? इनटू द ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी समझते हो, हमारे मुंह के अंदर, ठीक है। ऑर्डिनरली या आमतौर पे, जनरली, जस्ट इनफ सलाइवा इज सिक्रेटेड टू कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स मॉइस्ट। आमतौर पे इतना सलाइवा निकलता रहता है कि हमारा मुंह जो है, ठीक है ना, और जो फेरिंग्स हैं वो गीले बने रहें, सूख जाएंगे तो दिक्कत आएगी हमको, ठीक है। जस्ट इनफ सलाइवा, उतना पर्याप्त सलाइवा सिक्रीट होता रहता है टू कीप, जो रखता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, हमारे माउथ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और जो फेरिंग्स का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको क्या रखेगा? मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। एंड टू क्लींस द माउथ एंड टीथ, और साथ साथ में मुंह को और दांतों को साफ करता रहता है।
When food enters the mouth, जब फूड एंटर करता है मुंह में, however, हालांकि secretion of saliva increase, उस समय सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एंड इट लुब्रिकेट, और वो लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट मतलब सबसे चिकनाई प्रोवाइड करवाता है, डिसॉल्व करेगा, एंड बिगिंस द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। तो सलाइवा क्या क्या काम कर रहा है? लुब्रिकेट कर रहा है, ठीक है, जिससे कि चिकना हो जाए, जब गले के अंदर जाए तो रगड़ ना लगे। डिसॉल्व करेगा, जो हमने खाना चबाया है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको डिसॉल्व करवाएगा पानी के अंदर, जो सलाइवा खुद भी तो वाटर होता है, और शुरुआत करवाता है केमिकल ब्रेकडाउन का। ठीक है, हम लोग समझेंगे अभी। मुंह के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तब म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, तो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ का, एंड टंग कंटेन मैनी स्मॉल सेलिवरी ग्लैंड दैट ओपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया शॉर्ट डक्ट्स to the oral cavity. These glands include labial, buccal and palatal glands in the lips, cheeks and palate respectively. अब बात समझना, वो जो 3 डक्ट मैंने बताई थी ये तो होगी बड़ी बड़ी, इनके अलावा जो हम लोग छोटी क्लासों में नहीं पढ़ते हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स पूरे मुंह में पाई जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी ग्लैंड्स कहां कहां पाई जाती हैं? स्मॉल स्लेवरी ग्लैंड दैट ओपन डायरेक्टली इनटू डायरेक्टली वाया शॉर्ट डक्ट द ओरल कैविटी। दीज ग्लैंड्स इंक्लूड, कौन कौन सी हैं? ठीक है, यानी कि देखो, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड टंग, हमारे मुंह में और टंग पे भी सेलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? लेबियल, बक्कल, पैलेटल, यानी कि बक्कल, लेबियल क्या हो गया? होठों के बीच में, यहां पर बक्कल मुंह के अंदर आ गया, पैलेटल, पैलेटाइन ऊपर से आ गया। ठीक है, यानी कि इन द लिप्स, लेबियल यानी कि लिप्स में पाई जाएगी, बक्कल यानी कि चिक्स में पाई जाएगी, पैलेटल ग्लैंड्स यानी कि पैलेट पे पाई जाएंगी, पाई जाती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड लिंगुअल ग्लैंड्स इन द टंग, ऑल ऑफ विच मेक्स अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सलाइवा। इनकी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हमको मिलता रहता है, पूरे मुंह में फैली रहती है छोटी छोटी ग्लैंड। ठीक है ना। नाउ देयर आर 3 पेयर्स ऑफ मेजर सेलिवरी ग्लैंड, ये बड़ी सेलिवरी ग्लैंड्स हैं जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। द पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, ये 3 सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। हमको एग्जाम में आता है तो कोशिश करना इसको ही लिखना मेन जरूरी है। द पैरोटिड ग्लैंड्स, पार मतलब नियर, ओटो मतलब ईयर, तो पैरोटिड जो कान के पास है, आर लोकेटेड इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर, कान के नीचे और कान के आगे। ठीक है, इंफीरियर एंड एंटीरियर, देखा ये सारी टर्मिनोलॉजी बार बार आती रहेगी, इसीलिए टर्मिनोलॉजी का वाला चैप्टर सबसे पहले रखा गया था कोर्स में। ईच सिक्रीट सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी, हर कोई जो है जो सारी ग्लैंड्स हैं सलाइवा सिक्रीट करती है ओरल कैविटी में वाया पैरोटिड डक्ट, स्टेंसिस डक्ट। ठीक है ना। तो पैरोटिड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स है यानी कि बहुत सारी ग्लैंड्स है, ये सारी की सारी क्या करती हैं? स्टेंसन डक्ट की हेल्प से, स्टेंसन डक्ट मैंने बताया ओरल कैविटी में सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। आगे आते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फ्लोर, रूफ, छत, फ्लोर, जमीन ऑफ द माउथ, है ना, जो माउथ का जो फ्लोर है यहां पर पाई जाएंगे ये सब मैंडिबुलर, है ना, ये इसका जो जमीनी हिस्सा है। ठीक है, देयर डक्ट्स, द सब मैंडिबुलर डक्ट या वर्टोन डक्ट्स रन अंडर द म्यूकोसा ऑफ द माउथ, माउथ के म्यूकोसा से अंदर से होती हुई एंटर करती है ओरल कैविटी में, यहां से अंदर से एंटर करती है, फिर ओरल कैविटी में एंटर कर जाती है, वहां छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां से सलाइवा चला जाता है। द सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर बीनीथ द टंग, ये टंग के नीचे होती है, एंड सुपीरियर टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से ऊपर की तरफ होंगी थोड़ी सी। ठीक है, देयर डक्ट्स, द सबलिंगुअल डक्ट्स ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ इन द ओरल कैविटी, उसकी जो डक्ट है, इसकी भी जो डक्ट है, ये यहां से हम देख सकते हैं, ये इसकी फ्लोर पे जाकर के यानी कि अगेन नीचे की तरफ ही जाकर के ओपन होती है और सलाइवा सिक्रीट करती हैं। आगे देखें, द सबलिंगुअल ग्लैंड्स, द सबलिंगुअल ग्लैंड ड्रेन्स थ्रू न्यूमरस स्मॉल डक्ट ऑल ऑफ विच ओपन इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो अपना ड्रेन करती है, यानी उसके अंदर का जो लिक्विड है उसको छोड़ती है बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट के द्वारा, जो सारी सारी ओपन होती है फ्लोर ऑफ द माउथ, एंड आर कलेक्टिवली टर्म द डक्ट ऑफ राइविनस। उन सभी डक्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ राइविनस। द लार्जेस्ट इज द मेजर डक्ट ऑफ द सबलिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड कॉल्ड बर्थोलिन ग्लैंड, सॉरी बर्थोलिन डक्ट। तो ध्यान रखना, जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड से बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट आती रहती हैं, उन सबको मिला करके, उन सारी डक्ट को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? रिविनस बोल लो, राइविनस बोल लो, डक्ट बोल लो। इन सभी डक्ट में जो सबसे बड़ी डक्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्थोलिन डक्ट। ये जो नाम है ये सब तुम्हारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बेटा आ सकते हैं। ठीक है, बी केयरफुल, पढ़ते रहो।
द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कॉल्ड सलाइवेशन, जो सलाइवा मुंह से निकलता है उसको हम कहते हैं सलाइवेशन। व्हाट इज सलाइवेशन? द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रेटेड डेली वेरी कंसिडरेबली बट एवरेज 1000 से 1500 ml, ठीक है, फुल स्टॉप कर लेंगे। जो सलाइवा का अमाउंट है पर डे वेरी करता है, लेकिन लगभग एक एवरेज माना जाए तो 1000 यानी कि 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा रोज निकलता है हमारी बॉडी से, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका एनाटॉमी। बात कर लेते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन की। तो केमिकली सलाइवा, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। इसके अंदर 99.5% वाटर है, 0.5% सोल्यूट। सोल्यूट्स में क्या क्या पाए जाएंगे? अमंग द सोल्यूट्स आर आयंस, कुछ आयंस होते हैं, कौन कौन से होंगे? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट, ये तो आयंस पाए जाते हैं। देन ऑल्सो प्रेजेंट्स आर सम डिजॉल्व गैसेस एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबिन ए, म्यूकस पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन जो कि हमको क्या करेगा, जो मुंह में खाना खाते हैं बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करेगा। द बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम, ये एंजाइम भी पाया जाएगा जो बैक्टीरिया को किल करेगा। एंड सेलेवरी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। सेलेवरी अमाइलेज आर डाइजेस्टिव एंजाइम दैट एक्ट ऑन स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो बेटा देखो कॉपी पेन लेके बैठो, यहां पे क्या कर सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना। जैसे मैंने लाइन में लिख दिया है तो तुम लोग क्या करोगे, केमिकल कंपोजिशन लिख करके 99.5% वाटर, ठीक है, अगला 0.5% सोल्यूट, ठीक है। अब सोल्यूट में जो सोल्यूट है उसमें इस तरह लिख दोगे, क्या है, आयंस, आयंस का दे दो पोटेशियम, और क्या है, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में अपना तैयार कर सकते हो और पूरा नंबर मिलेंगे, वो मैंने लिख दिया है, तुम लोग ऐसे कर लो, ठीक है। गैसेस हैं कुछ, यहां पे गैसेस पाई जाती हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है ना, म्यूकस है, इम्यूनोग्लोबिन है, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। अच्छा वो सॉल्यूट का हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया अपना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ जाओगे, सॉल्यूट के अंदर मेनली क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगी, कुछ गैसेस आ जाएंगी, यूरिया, यूरिक एसिड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से शॉर्ट अलग से पॉइंट्स में निकाल लोगे, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम, और उसके बाद क्या आ जाएगा अपना लाइसोजाइम अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इसीलिए मैंने कहा कॉपी पेन लेके बैठे और सब पूरे लेक्चर को एकदम से भले ना देखें, चीजों को इस तरह से शॉर्ट करने की कोशिश करें, ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहने वाला है। क्लियर है बातें, ये तुम्हारे लिए क्या रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। चलें आगे। नाउ फंक्शंस, अब फंक्शन तो बड़ा आसान है। द वाटर इन सलाइवा प्रोवाइड मीडियम फॉर डिसॉल्विंग फूड, है ना, जो वाटर है वो फूड को डिसॉल्व कराएगा, सो दैट दे कैन बी टेस्टेड बाय गस्टेटरी रिसेप्टर। जब वो डिसॉल्व होगा खाना तभी तो उसका टेस्ट, हमारा जो गस्टेटरी रिसेप्टर याद आ गया, जो पेपिले में पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है, वो उसको सेंस करेंगे, सो दैट डाइजेस्टिव रिएक्शंस कैन बिगिन। जब उसका स्वाद आएगा तो सलाइवा और सिक्रीट होता है, सेंस जाता है, और स्वादिष्ट चीज आ गई, खाओ खाओ खाओ, सलाइवा और निकालो, ठीक है, हमारी बॉडी से रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। क्लोराइड आयंस इन द सलाइवा एक्टिवेट सेलेवरी अमाइलेज, जो क्लोराइड आयंस होते हैं ये सेलेवरी अमाइलेज को एक्टिवेट कर देंगे कि भैया आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट आ गया तुम्हें पचाना है उसको। एन एंजाइम दैट स्टार्ट्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इन द माउथ इनटू माल्टोज। सेलेवरी अमाइलेज क्या करेगा, अब ऐसे कर लोगे यहां पर, ठीक है, इस तरह से, जैसे ये वाला पॉइंट है सेकंड वाला, इसको ऐसे करोगे, कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में लिखने की आदत डालो, ठीक है, क्या है, माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, माल्टोज में माल्टोट्रायोज, माल्टोट्रायोज अल्फा डेक्स्ट्रीन, ठीक है। यहां क्या लिखोगे, सेलेवरी अमाइलेज, यहां क्या लिखोगे, सेलेवरी अमाइलेज, और सेलेवरी अमाइलेज यहां लिखोगे
एक्टिवेट बाय Cl माइनस आयन एक्टिवेट करता है। इस तरीके से कॉपी पेन लेके बैठो, फोकस करके एकदम से अपने पॉइंट्स निकालते चलो, खटाक से याद होंगे, ठीक है ना। अदरवाइज ये सब चीजें हम लोग लास्ट में शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल तुमको एक काम करना है अभी, ठीक है। अल्फा डेक्स्ट्रिन हो गया। बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट आयंस बफर, क्या करते हैं ये बफर एसिडिक फूड, बफरिंग का काम करते हैं, जिससे कि मुंह का पीएच बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। दैट एंटर द माउथ सो सलाइवा इज ओनली स्लाइटली एसिडिक, 6.35 से 6.85 का पीएच होता है, बहुत हल्का सा एसिडिक है क्योंकि 7 से इधर इसका पीएच है, तो बफर का काम करता है कि बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो जाए। म्यूकस लुब्रिकेट करता है फूड को सो दैट इट कैन बी मूव्ड अराउंड इजीली इन द माउथ, पूरे मुंह में आराम से घूम सके और जब निकले तो आराम से निकला जा सके। इम्यूनोग्लोबिन है, इसे आईजीए भी बोलते हैं, प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब, सो माइक्रोब जो होते हैं उसको फूड से अटैच होने से रोकेगा, सो दे कैनॉट पेनिट्रेट द एपिथेलियम, ठीक है, सॉरी फूड से नहीं, हमारी जो एपिथेलियम है, माइक्रोब्स को जो फूड के थ्रू अगर कोई माइक्रोब आ गया है तो हमारे जो मुंह के अंदर एपिथेलियम है उससे अटैच नहीं होने देगा, जब उससे अटैच नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। एंड द एंजाइम लाइसोजाइम किल्स बैक्टीरिया, लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को किल करता है। सलाइवा कीप्स द म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट, सलाइवा मॉइस्ट रखता है म्यूकस मेम्ब्रेन को, एंड लुब्रिकेट द मूवमेंट ऑफ द टंग एंड लिप्स ड्यूरिंग स्पीच, जब हम बोलते हैं उस समय ये उसको लुब्रिकेट करके रखता है, जिससे कि हमारी टंग वगैरह जो है इजीली मूव कर सके। सलाइवा इज swallowed एंड हेल्प मॉइस्चर द इसोफेगस, इवन सलाइवा जब हम निगल जाते हैं वो क्या होता है, इसोफेगस को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है। बात समझ में आ गई? तो आसान था, ठीक है। तो बेटा इसको मैं फिर कह रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, पानी की बोतल भी लेके बैठे, प्यास लगती है, ठीक है, ओके। पेंक्रियास पे आते हैं, तो पेंक्रियास के लिए ये वाला डायग्राम, ठीक है, समझ लो इसे अच्छे से। तीनों सिस्टम साथ में रहेंगे हमारे पास, यहां पर लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास, यही हम लोग आगे भी देखेंगे, यही हम यहां पे भी देखेंगे। तो पेंक्रियास का मोटा मोटा बात समझ लें हम लोग क्या है। देखो ये हमारा पेंक्रियास है, इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया। ये जो बड़ा सा हिस्सा है पेंक्रियास का, इसको बोला गया है हेड, ठीक है। ये जो बाकी का हिस्सा है, यहां से लेके हम यहां तक बात कर लें तो ये हो जाएगी बॉडी, और लास्ट का हिस्से को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। पेंक्रियास के अंदर जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं वो जो सिक्रीट करती हैं छोटी छोटी जो पाइप्स होते हैं, वो जुड़ करके एक मेन पाइप बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वर्सम। ये आगे आकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक होता है एक्सेसरी डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, और दूसरी है हमारे पास ये वाली डक्ट यानी कि हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। एक डक्ट में आकर के जो ऊपर से लिवर है उसका बाइल जूस आके कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं, या एम्पुला ऑफ वेटर भी बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा मोटा मोटा लिवर की पेंक्रियास की कहानी है। ये मेन डक्ट आ रही पीछे से, पेंक्रियाटिक डक्ट, ये आगे आगे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और ये दोनों, ये देख रहे हो, ये दिस इज द डिओडेनम, दिस इज द डिओडेनम है। डिओडेनम में एक हिस्सा यहां खुल रहा है, एक हिस्सा यहां खुल रहा है, और यहां पर इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इंस्फिंक्टर वाल्व, ठीक है ना, जो कि यहां पर क्या करेंगे इसको, कि ये हमेशा ना निकल के डिओडेनम में आता रहे, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये खुले हुए हैं, एक डायग्राम स्ट्रक्चर दिमाग में सेट हो गया। पेंक्रियास, ये वो आ रही है, पाइप आ रहे हैं, पाइप यहां खुल रहे हैं डिओडेनम में, ठीक है। एक पाइप लिवर से भी आ रहा है, जो इस वाली यानी कि हेपेटोपेंक्रियाटिक, हेपेटो लिवर और पेंक्रियाटिक दोनों कंबाइंड होकर के जुड़ता है, और फिर उसकी ओपनिंग डिओडेनम में होती है, और यहीं पर हमारा क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। क्या आ रहा है? फूड आ रहा है। इसी फूड से ये वाला जो सिक्रीशन है, यानी कि इस सिक्रीशन को हम लोग पेंक्रियाटिक जूस भी बोल देते हैं। क्या बोलते देते हैं? पेंक्रियाटिक जूस। क्लियर है? समझे अब इसे? आओ देखते हैं। तो पेंक्रियास की बात कर लें अगर हम लोग, तो क्या कह रहा था, पेंक्रियास आर रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड। अच्छा, ये लिखना चाहो तो लिखो, वरना कोई दिक्कत नहीं। रिट्रोपेरिटोनियल मतलब थोड़ा पेरिटोनियल से हटकर, पेरिटोनियल से अलग होती है, पेरिटोनियल कैविटी में नहीं पाई जाएगी। डेट इज अबाउट 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है ना, जो मोटाई है। लाइज पोस्टीरियर टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर था, याद आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, उसके पीछे पोस्टीरियर होता है, पीछे की तरफ होता है। द पेंक्रियास कंसिस्ट ऑफ हेड, अ बॉडी एंड अ टेल। 3 पार्ट मैंने अभी दिखाए थे। पेंक्रियास के अंदर
तीन पार्ट पाए जाते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है, ओके। एंड इज यूजुअली कनेक्टेड टू डियोडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय 2 डक्ट्स, 2 डक्ट के द्वारा। ठीक है, एक डक्ट ये है, एक डक्ट ये है, 2 डक्ट के द्वारा ये डियोडेनम से कनेक्ट होता है। तो डायग्राम को दिमाग में सेट कर लो तो भी इसको लिख ले जाओगे। द हेड इज एक्सपेंडेड पोर्शन, जो हेड होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन होता है, एक्सपेंडेड पोर्शन होता है। ठीक है, ऑफ द ऑर्गन नियर द कर्वेचर ऑफ डियोडेनम। ठीक है, कर्वेचर डियोडेनम के पास में पाया जाता है। सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द हेड आर द सेंट्रल बॉडी, जो हेड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ ऐसे खड़े हो जाएंगे तो पैंक्रियास, मैं शायद दिखता नहीं हूं, मुझे पता है, ये मैं इस तरह खड़ा हुआ हूं तो पैंक्रियास इधर है, ये एकदम ये पोर्शन है ना, ये लिवर, ये डिट्टो ऐसा ही है ये, यानी कि दिस इज द राइट वन एंड दिस इज द लेफ्ट वन। ठीक है ना, क्योंकि हम ऐसे खड़े हुए हैं तो ये हल्का सा ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड में होता है इसकी बॉडी। ठीक है, सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द हेड आर द सेंट्रल बॉडी, हेड के बगल में और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसकी बॉडी पाई जाती है। एंड ए टेपरिंग टेल, टेपरिंग मतलब जो इस तरह से होती है। ठीक है, कुन्ना जहां बनता है, एक ऐसी होती है गोल, देखो अंत ऐसा भी हो सकता है और अंत ऐसा भी हो सकता है, तो ये टैपर बन रहा है, दिस इज अ टैपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपर, टैपरिंग। तो टैपरिंग टेल हो गई। पैंक्रियाटिक जूस यानी कि पैंक्रियास जो भी अपने अंदर से लिक्विड निकालेगा, सिक्रेशन निकालेगा, पैंक्रियाटिक जूसेस आर सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन सेल्स, है ना। पैंक्रियास क्या होगा, अपने पास एक ग्लैंड है और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड है ना। एंडोक्राइन में क्या क्या सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन में क्या क्या सिक्रेट, अपना ग्लूकागॉन वगैरह है, इंसुलिन वगैरह है, और एक्सोक्राइन में क्या सिक्रेट कर रहा है अपना ये। ठीक है, एक्सोक्राइन में अपना डाइजेस्टिव जूस, है ना। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में क्या अंतर होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डक्ट्स नहीं होती हैं, पढ़ेंगे जब हम लोग एंडोक्राइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक्सोक्राइन सेल्स मतलब जो डाइजेशन को सिक्रीट करते हैं सेल्स, डाइजेशन के जूस सिक्रीट करते हैं, उसको हम लोग एक्सोक्राइन बोलते हैं, लिख लो इसको। इनटू स्मॉल डक्ट दैट अल्टीमेटली, इनको छोटे छोटे डक्ट में रिलीज कर देती है, जो कि अल्टीमेटली आखिरकार यूनाइट होती है, जुड़ जाती हैं, टू फॉर्म 2 लार्जर डक्ट, जुड़ करके 2 बड़ी डक्ट बनाती हैं, द पैंक्रियाटिक डक्ट एंड द एक्सेसरी डक्ट। एक पैंक्रियाटिक डक्ट एंड द एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, दिस इन टर्न कन्वे द सिक्रेशन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बदले में जो इसका सिक्रेशन है वो सारा लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर के आ जाती हैं। द पैंक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ वर्संग इज द लार्जर ऑफ द 2 डक्ट, ये दोनों, इन दोनों डक्ट से क्या होती है, ये ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, एक मेन डक्ट ये बोली गई है और एक ये है एक्सेसरी डक्ट, इसको बोला गया है। तो ये 2 मेन डक्ट होती हैं। ठीक है, ये ज्यादा बड़ी होती है इसके मुकाबले में। ओके, द मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों में कहा जाए, इन ज्यादातर लोगों में क्या होता है, द पैंक्रियाटिक डक्ट जॉइंस द कॉमन, जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। ठीक है, ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है पीछे से आ रही है, एक्चुअली देखो यहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे शायद मैंने बताने में भी कुछ गड़बड़ कर दी है। ये जो डक्ट है ना, ये दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट, मैं मार्क करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अरे आजा भाई, चलो रेड से लेते हैं। ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका जो छोर है आखिरी एंड, उसको कहा गया है हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। ठीक है, एंड जो ये है एक्सेसरी डक्ट, दिस इज द एक्सेसरी डक्ट। एक डक्ट तो यही चली आ रही है सीधी, एक ये चली आ रही है, तो ये यहाँ पे ये मत समझना कि यहां से ये अलग है, यहां से ये डिवाइड हो गई, डिवाइड नहीं हो गई है। ठीक है, ये एक ये चली आ रही है सीधी और ये एक मान लो कि यहां से एक और निकल आई है। ये क्लियर है बातें। तो मेन डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट और दूसरी क्या होगी, ये एक्सेसरी डक्ट। आओ देखते हैं कुछ लोगों में क्या कह रहा है ये, कुछ लोगों में जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है, ये पीछे से आ रही है पैंक्रियाटिक डक्ट, उसी में आकर के ना ऊपर से कौन सी डक्ट जुड़ रही है आकर के, पैंक्रियाटिक डक्ट जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट, जो कॉमन बाइल डक्ट, बाइल जो ऊपर से बाइल यानी कि जो लिवर है, जो हमारा लिवर है, ठीक है ना, लिवर क्या छोड़ता है, सिक्रीट करता है बाइल। ठीक है, लिवर से सारी, इसको और डिटेल में देखिए, ये सारी चीज कलेक्ट करती है, कलेक्ट कर करके यहां से और इसमें गॉल ब्लैडर में भी स्टोर कर लेती हैं। जब बहुत ज्यादा फैटी आता है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, श्रिंक कर जाता है, सारा का सारा बाइल इसमें डाल देगा और यहां से होता हुआ ये बाइल यहां पे आके मिक्स होकर के इसी के साथ मिक्स होकर के बाहर आता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है।
ठीक है, ये पैंक्रियाटिक का आ गया और ये कॉमन बाइल डक्ट ऊपर से आ रहा है, ये लिवर वाला। क्लियर है? तो दोनों कंबाइंड होकर के यहां पर जो थोड़ा सा मोटाई हो जाती है, इसको हम बोलते हैं हेपेटोपेंक्रेटिक एम्प्यूला। एम्प्यूला मतलब जहां पे थोड़ी सी कोई चीज मोटी हो जाए, और या इसी पार्ट को एम्प्यूला ऑफ वेटर भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसकी जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला की जो ओपनिंग है कि यहां से ये दोनों जूस आकर यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको कंट्रोल किया जाता है स्फिंक्टर ऑफ द हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला या स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक ढक्कन होता है यहां पर, याद आया ढक्कन मैंने बताया था, वाल्व होती है, उस वाल्व का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो इस जूस को कंट्रोल करता है कितना आना है कितना नहीं आना है। क्लियर है बातें? आओ देखते हैं आगे। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई? कॉपी पेन लेके बैठना बेटा, फिर बता रहा हूं मैं, है ना, फिर कहोगे सर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। यस, इतना पढ़ लोगे इतना पर्याप्त है, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ये ऊपर से आ गई कॉमन बाइल डक्ट, लिवर और ब्लैडर की कॉमन होती है। कॉमन मतलब हो गया गॉल ब्लैडर और लिवर की आकर के दोनों की जुड़ जाती है ना। ये देखो, ये गॉल ब्लैडर की और लिवर की जैसे यहां पे जुड़ी, इसको हमने क्या बोला? ठीक है, ये देखो, ये हेपेटिक डक्ट है, ये भी हेपेटिक डक्ट है, लेकिन जब कॉमन ये दोनों आके जुड़ गई तो इसको हमने क्या कहा? कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया, कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया है। ठीक है, फ्रॉम द लिवर एंड गॉल एंटर द ड्यूडेनम एज अ डायलेटेड कॉमन डक्ट कॉल्ड द हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला। ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर एंड एंटर्स द ड्यूडेनम एज अ डायलेटेड मतलब फैला हुआ कॉमन डक्ट कॉल्ड द हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वाटर। तो कहां पे जाकर के ज्वाइन होते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर की तरफ जाकर के ज्वाइन होते हैं, और उसकी हेल्प से यहीं से फिर ये सारा सिक्रीशन कहां छोड़ते हैं? ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एम्पुला ओपन ऑन ड्यूडेनल म्यूकोसा, जो ड्यूडेनल की म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा लेयर जो होती है, याद आ रहा है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ठीक है ना, मैंने कहा वो टर्म बार बार आएंगी। तो ड्यूडेनल म्यूकोसा में जाकर के ओपन होता है, नोन एज मेजर ड्यूडेनल पेपिले। जहां पर ये ओपन होता है उसका नाम क्या रखा गया? मेजर ड्यूडेनल पेपिले। द पैसेज ऑफ पैंक्रेटिक जूस एंड द बाइल थ्रू द हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला इनटू द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय द मास ऑफ स्मूथ मसल सराउंडिंग द एम्पुला नोन एज द स्फिंक्टर ऑफ हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला। ठीक है, तो पूरा एक बार में लिख दिया, यानी कि यहां पे तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो इसको। सीधा मतलब क्या है कि जो एम्पुला ऑफ वाटर है उसकी जो ओपनिंग है इज रेगुलेटेड बाय, इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। खत्म। ठीक है, क्लियर है बातें? फिर बता दूं, द एम्पुला ओपन ऑन ड्यूडेनल म्यूकोसा नोन एज द, जो एम्पुला ओपन होता है ऑन ड्यूडेनल म्यूकोसा में उसको हम लोग मेजर ड्यूडेनल पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर ड्यूडेनल पेपिले। अब कह रहा है द पैसेज ऑफ पैंक्रेटिक जूस, जो पैंक्रियास का जूस है, ठीक है, एंड बाइल, और जो ऊपर से बाइल आ रहा है, थ्रू द हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला, इस हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला के थ्रू जो आ रहा है इनटू द ड्यूडेनम, कहां आ रहा है? ड्यूडेनम में आ रहा है, इनटू द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय, इसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय द मास ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये जो स्फिंक्टर ऑफ बॉडी है ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, उसका एक मास थोड़ा सा है ना, मास ज्यादा सा गुच्छा टाइप का रहता है। सराउंडिंग द एम्पुला, एम्पुला को ये सराउंड करता है, देखो यहाँ पे आजू बाजू में सराउंड कर रहा है चारों तरफ से, एक कट लगा हुआ है, अदरवाइज ऐसे गोल सराउंड करेगा ये। ठीक है, नोन एज स्फिंक्टर ऑफ द हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला और स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर है बातें? द अदर मेजर डक्ट ऑफ द पैंक्रियास, द एसेसरी डक्ट, जो दूसरी डक्ट है जिसको कि हम लोग डक्ट ऑफ सेंटोरिनी भी कहते हैं, लीड्स फ्रॉम पैंक्रियास, जो कि पैंक्रियास से आती है एंड एम्प्टीज इनटू द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में खाली हो जाती है, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला। ठीक है, ये जो डक्ट है ये लगभग यहां से लेके यहां तक 2.5 है ना, ये लगभग 2.5 ऊपर की तरफ आके खुलती है ये। क्लियर है? ओके। द पेंक्रियास इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो पेंक्रियास है वो ग्लैंडुलर स्मॉल क्लस्टर्स, गुच्छे होते हैं ग्लैंडुलर ग्लैंड्स के, जो कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं। अबाउट 99% ऑफ द क्लस्टर्स कॉल्ड एसाइनी। वो जो क्लस्टर्स हैं सेल्स के, जो गुच्छे हैं, जो ग्लैंड्स बना रहे हैं, उसको हम एसाइनी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूट द एक्सोक्राइन पोर्शन,
जो एसाइनी कहा गया जिसको, फिर समझ लो, द पैंक्रियास मेड अप ऑफ स्मॉल क्लस्टर्स, छोटे छोटे गुच्छे होते हैं ग्लैंड्स के, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो आपस में मिलके छोटे छोटे गुच्छे बना लेती है, और लगभग 99% ये क्लस्टर्स वहां पाए जाते हैं, और इनको हम लोग कॉमनली क्या कह देते हैं, एसिनी कह देते हैं, एसाइनी कह देते हैं, और यही हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द ऑर्गन होता है, यानी कि पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो एसाइनी की बनी हुई है। द सेल्स विद इन द एसाइनी सिक्रीट, जो एसाइनी के अंदर सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं मिक्सचर ऑफ फ्लूइड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस। तो क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि बताओ पैंक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट करता है, तो आंसर आ जाएगा सेल्स ऑफ द एसाइनी। द रिमेनिंग, जो बचा हुआ पार्ट है, 1% ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड पैंक्रियाटिक आइलेट, जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैगरहंस, ठीक है ना। फॉर्म द एंडोक्राइन पोर्शन, ये जो 1% पार्ट है ये एंडोक्राइन पार्ट फॉर्म करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा पैंक्रियास है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। बातों को नोट करना बेटा बहुत जरूरी है, कायदे से कॉपी पेन लेके बैठना। फॉर्म द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास, दीस सेल्स सिक्रीट द हार्मोन ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमेटोस्टैटिन। अब इनके फंक्शन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल बस ये समझ लो कि जो एंडोक्राइन पार्ट है इसका वो 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन। क्लियर है? उम्मीद है एसाइनी, पैंक्रियाटिक आइलेट, आइलेट ऑफ लैगरहंस, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन वाला जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर फंक्शन के लिए हमें कंपोजिशन और फंक्शन पे जाना पड़ेगा। पहले कंपोजिशन समझे, साथ साथ में फंक्शन दोनों साथ चलेंगे। ईच डे द पैंक्रियास प्रोड्यूस 1200 से 500 ml ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, लगभग 1200, 1 लीटर से 1.5 लीटर का जूस बनाता है ये। क्लियर कलरलेस, कैसा होता है, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, लिक्विड कॉन्स्टिट्यूटिंग मोस्टली ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा ये यहां पर आ गया, मोस्टली ऑफ वाटर, ये लाइन इनसे स्टार्ट होगी। सम साल्ट, कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एंड बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। द सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स पैंक्रियाटिक जूस अ स्लाइटली अल्कलाइन पीएच 7.1 से 8.2। सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से इसका पीएच जो होता है वो कैसा होता है, अल्कलीन होता है, 7.1 से लेके 8.2। दैट बफर्स एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, ये क्या करता है, बफर करता है, यानी कि जो खाना पेट से चल के इंटेस्टाइन में आया है उसमें एसिड लगा हुआ होगा, तो एसिड क्या होगा, इंटेस्टाइन में दिक्कत पैदा करेगा। तो ये जो है पीएच सोडियम बाइकार्बोनेट उस एसिडिक को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इन चाइम, मैंने बताया था जो हमारा खाना मुंह से था बोलस, जो पेट में पहुंच गया वो चाइम कह लो या काइम कह लो, ठीक है, काइम कहलाता है। स्टॉप द एक्शन ऑफ पेप्सिन फ्रॉम द स्टमक, जो पेप्सिन, अब पेप्सिन क्या है हम समझेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो पेट के एसिडिक माहौल में प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट करता है, और जैसे ही ये पेप्सिन खाने में लगा हुआ है और खाना धीरे से कहां आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया, खाना कहां आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया। इंटेस्टाइन का पीएच कितना है, 7.1 से 8.2। पेप्सिन काम करना बंद कर देगा इस पीएच पे। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, जब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे ये सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी, समझते चलो अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब बात समझते हैं आगे, ठीक है। पेप्सिन फ्रॉम द स्टमक एंड क्रिएट्स द प्रॉपर पीएच फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक प्रॉपर पीएच क्रिएट किया जाता है इसके द्वारा, क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो अल्कलीन होता है, ठीक है। वहां पर जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अल्कलीन मीडियम में काम करते हैं, तो वो माहौल तैयार किया जाता है। द एंजाइम्स इन पैंक्रियाटिक जूस इंक्लूड अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सेवरल एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स कॉल्ड ट्रिप्सिन। बहुत सारे एंजाइम्स जो प्रोटीन, तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ऐसे, स्टार्च के लिए अलग लिख लोगे, प्रोटीन के लिए अलग लिख लोगे, इस तरह से नंबरिंग कर सकते हो, ये पॉइंट यहां से हटा करके। तो कौन आ गया, स्टार्च के लिए कौन है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। देखो यहां पर स्टार्च के लिए नाम सेम रहेगा, गैस्ट्रिक अमाइलेज पेट के लिए, ठीक है, सेलेवरी अमाइलेज सलाइवा, पैंक्रियास के द्वारा पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, ठीक है ना। जो प्रोटीन के लिए कौन कौन हो गए, फॉर प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज। द प्रिंसिपल ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम इन एडल्ट कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट। पैंक्रियाटिक लाइपेज, लिपिड के लिए लाइपेज आ गया, एंड न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड, कुछ बच्चे सोचेंगे डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड कहां पचा रहे हैं खाना खाते हो, पत्ते खाते हो, सेल्स होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल के अंदर डीएनए आरएनए होगा
हाँ, ये बच्चों को सवाल आता है सर हम लोग डीएनए आरएनए थोड़ा ना खाते हैं, हम तो खाना खाते हैं, स्टार्च खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए तो आरएनए थोड़ा ना खा रहे हैं हम। तो भाई जो प्लांट के सेल्स हैं उनके पास भी तो डीएनए आरएनए मौजूद है उनके सेल के अंदर, तो उसको भी तो तोड़ना है, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। बहुत लोगों को डाउट था ये, दैट डाइजेस्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। बच्चे सोचते थे डीएनए आरएनए हमने कब खा लिया प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट तो खाया, डीएनए आरएनए हमने कब खाया, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। क्लियर हो गया ये डाउट, ठीक है। आ जाओ, बच्चे पूछते हैं ना मुझसे, इसलिए मेरे को याद आ गया तो मैंने कहा लो बता दूं। क्लियर है, तो ये सारे एंजाइम यहां पाए जाएंगे। आगे आते हैं, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ द पेंक्रियास आर प्रोड्यूस्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। अगर एक्टिव रहेंगे तो पेंक्रियास को ही खा डालेंगे, पेंक्रियास भी तो प्रोटीन की बनी हुई है भाई हमारे सेल्स। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जस्ट एज पेप्सिन, जो पेप्सिन होता है हमारा स्टमक में, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है, अदरवाइज वो पेट की प्रोटीन को खा डालेगा, ठीक है। इज प्रोड्यूस, किसी को कहते नहीं, अगर किसी को एक बायोलॉजिकल वेपन की बात करें, अगर यहाँ पर जो पेप्सिन है ना, किसी का निकाल लो कहीं से, सीक्रेट कर लो बहुत सारा पेप्सिन, और उसकी एक्टिव फॉर्म ना किसी की बॉडी के ऊपर डाल दो, वो पेप्सिन खा डालेंगे उसकी बॉडी के सेल्स को। यस, रियलिटी है ये, ठीक है। तो खतरनाक है ये, हमारी बॉडी के अंदर ही हमको किल करने वाली चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारी बॉडी ने अपना डिफेंस सिस्टम भी बनाया हुआ है। तो पेप्सिन जो होता है स्टमक में, इसको समझेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, लास्ट चैप्टर जो आएगा, लास्ट लेक्चर जो आएगा इसके बाद, उसमें समझेंगे कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसी वजह से हमारा स्टमक बचा रहता है। तो प्रोटीन, भाई हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की तो बनी हुई है, सेल्स वगैरह सब किसके बने हुए, प्रोटीन के, सेल्स टिश्यूज वगैरह, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि पेप्सिन रहता है, जो कि स्टमक में एज अ पेप्साइनोजेन बनता है। कैसे बनता है, एज अ पेप्साइनोजेन, एसिड की मौजूदगी में फिर ये एक्टिवेट होता है। पेप्साइनोजेन इनएक्टिवेट होता है, जो कि पेप्सिन का वो है प्रो एंजाइम है। बिकॉज दे आर इनएक्टिव द एंजाइम्स डू नॉट डाइजेस्ट सेल्स ऑफ द पेंक्रियास इटसेल्फ। बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन लिख लो ये। व्हाई द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डू नॉट डाइजेस्ट द सेल्स ऑफ पेंक्रियास इटसेल्फ, ठीक है। ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्साइनोजेन। जो ट्रिप्सिन है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्साइनोजेन। अब आगे आए पेंक्रियाटिक एसाइनर सेल्स, एसाइनर है ना, आ गया एसाइनर, जो एक्सोक्राइन सेल होते हैं। ऑल्सो सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड ट्रिप्सिन इनहिबिटर। देखो फंक्शन समझो, देखो बेटा, ये सेल्स होते हैं ना, कुछ खास तरह के प्रोटीन और बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, दैट कंबाइंस विद द एनी ट्रिप्सिन फॉर्म्ड एक्सीडेंटली इन द पेंक्रियास। अगर गलती से कोई ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेट हो गई है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर उसके साथ मिल करके उससे जुड़ेगा और उसे बंद करेगा या खत्म करेगा। और इन पेंक्रियाटिक जूस एंड ब्लॉक्स इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को खत्म कर देगा। यानी कि हमारी बॉडी ने डिफेंस भी तैयार कर रखा है, गलती से हमारा बारूद हमारी बॉडी में फट जाए तो उससे भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। गलती से अगर क्या था, हाँ सॉरी, ट्रिप्सिन ये एक्टिव हो जाए पेंक्रियास के अंदर, खाना खाया नहीं है, गलती से एक्टिवेट हो गया है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर उसको ब्लॉक कर देते हैं। नाउ व्हेन ट्रिप्साइनोजेन, यानी कि जो इसकी वो है इनएक्टिव फॉर्म है, रीचेस द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ल्यूमेन मतलब स्मॉल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी में जब ये पहुंचता है, इट इनकाउंटर्स एन एक्टिवेटिंग ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। अब ये क्या बला है, ये थोड़ा समझो। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्चुअली विलाई के ऊपर पाए जाते हैं, विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स पाए जाते हैं इस, और वो एक क्या छोड़ रहे हैं, अच्छा ये एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, इनकी टच में आकर के वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जैसे ही हमारा ट्रिप्साइनोजेन उससे निकला, ठीक है, बात को समझते हैं थोड़ा सा। देखो ट्रिप्साइनोजेन यहां आ गया, ट्रिप्साइनोजेन यहां आ गया, और यहीं पर ना विलाई होती है, याद आया विलाई, ठीक है। इस यहां से निकलता है एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज, वो इसके टच में आकर के इसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो यहां से निकल के यहां आ गया, तब जाकर के ये एक्टिवेट हुआ है। क्लियर है, ठीक है। विच स्प्लिट्स ऑफ पार्ट ऑफ द ट्रिप्सिनोजेन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ट्रिप्सिन, ठीक है, जो कि ट्रिप्सिनो मॉलिक्यूल को स्प्लिट्स ऑफ करेगा, तोड़ देगा, इसका जो इनएक्टिव वाला पार्ट जो इसको इनएक्टिव करके रखा उसे हटा देगा और इसको एक्टिवेट कर देगा।
ठीक है। इन टर्न बदले में ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन द इनएक्टिव प्रिकर्सर, ट्रिप्सिन फिर एक्ट करेगा इनएक्टिव प्रिकर्सर कॉल्ड कीमोट्रिप्सानोजेन। देखो एंट्रोकाइनेज ने किस पे एक्ट किया, ट्रिप्सानोजेन पे, ट्रिप्सानोजेन से ट्रिप्सिन बना, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा किसके ऊपर, कीमोट्रिप्सानोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड प्रो इलास्टेज, ये सब इनएक्टिव फॉर्म है। टू प्रोड्यूस कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सानोजेन से क्या बनेगा, कीमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म, कार्बोक्सी पेप्टाइड प्रो इनएक्टिव फॉर्म थी, एक्टिव हो गया, प्रो इलास्टेज इनएक्टिव फॉर्म थी, इलास्टेज एक्टिव हो गया। तो एक दूसरे को, एक से दूसरा एक्टिवेट हुआ, उसने बाकियों को एक्टिवेट कर दिया। क्लियर है बातें। तो सिस्टम है बॉडी का बेटा, ऐसी नहीं। अब ये सब मिलकर के टूट पड़ेंगे प्रोटीन पे, हमारे खाने में जो भी हमने खाना खाया है उसमें जितना भी मर्जी प्रोटीन है उस पे टूट पड़ेंगे, उस प्रोटीन को डाइजेशन करना और एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। कैसे होगा वो लास्ट लेक्चर जो आएगा अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो यहां पे ये देखो सेम डायग्राम मैंने कहा, क्योंकि सेमी डायग्राम हमको समझना है, तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है यहां पर, देखो ये डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे लिवर होता है, ठीक है। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, बीच में पार्टीशन कर रखा है, लिवर के दो लोब हैं, ठीक है। ये राइट लोब ऑफ लिवर, ये लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, लिवर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो डक्ट्स होती हैं, लिवर के अंदर सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट सेल्स, जो कि बाइल बनाते हैं, वो इनमें सिक्रीट करते हैं, फिर ये सारा इकट्ठा होकर के राइट वाले में राइट हेपेटिक डक्ट बोल देते हैं, जो एक कॉमन डक्ट बनती है। यहां से जो एक कॉमन डक्ट बनेगी उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोल देते हैं। ये दोनों आकर के जुड़ती हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा होता है बाइल, मान लो खाना नहीं खा रहे हैं तो वो बाइल जाकर के इसमें स्टोर हो जाता है, और खाना खा रहे हैं, फैटी ज्यादा खा लिया तो ये भी श्रिंक करेगा, यहां से भी आता है, फिर ये आकर के यहां पर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, ओके। अरे हटो, चलो ठीक है। तो डायग्राम वही है, कॉन्सेप्ट वही है सारा, फटाफट इसको देख लेते हैं। लिवर इज द हैवीएस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्लैंड, हाँ ये भी लिख लो, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। लिवर क्या है, ये क्या हो गया, वेट करो बेटा, बस अभी इसे हटा दूं मैं, ये क्या आ गया बीच में, हाँ चलो कुछ टच हो गया था आई थिंक, तो चले ओके। मैं बता रहा था लिवर ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स कह लो, क्या है ये, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज योर पेंक्रियास, ग्लैंड की बात कर रहे हैं बेटा, एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन है, पेंक्रियास, ठीक है ना। ऑर्गन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होती है, पूरी बॉडी फैली हुई होती है, ठीक है। तो द लिवर इज द हैवीएस्ट ग्लैंड कह लो, लार्जेस्ट ग्लैंड कह लो, ठीक है, ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.4 kg, अबाउट 3 lb यानी कि पाउंड है, पाउंड की जरूरत नहीं हमें, इन एन एवरेज एडल्ट, ठीक है। एक आम तौर पे जो एवरेज एडल्ट होता है उसमें लगभग 1.5 किलो का लिवर होता है। ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इट इज द सेकंड ओनली टू द स्किन इन साइज। अगर साइज की बात करें ऑर्गन वाइज, देखो ग्लैंड वाइज बात करूंगा तो लार्जेस्ट ग्लैंड, ऑर्गन वाइज बात करूंगा तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इज योर स्किन, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, स्किन, स्किन को पूरा अगर नापेंगे तो सबसे बड़ी है स्किन ये। देन सेकंड लार्जेस्ट कौन है, अपना लिवर है, ठीक है ना। ग्लैंड की बात करेंगे तो लिवर सबसे बड़ी है, क्योंकि स्किन हमारी ग्लैंड नहीं होती है, स्किन ऑर्गन है। नाउ द गॉल ब्लैडर, गॉल का मतलब बाइल होता है, इज अ पियर शेप, पियर शेप होता है, पियर का जो शेप होता है, जो हमारा फल होता है पियर, सैक पाउच होता है, डेट इज लोकेटेड इन अ डिप्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, उसका जो डिप्रेशन है, गड्ढा टाइप का रहता है, उसके अंदर यहाँ पे लोकेट रहता है ये, ठीक है। इट इज 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड टिपिकली हैंग्स फ्रॉम द एंटीरियर इंफीरियर मार्जिन ऑफ द लिवर, एंटीरियर और इंफीरियर मार्जिन ऑफ द लिवर, उसमें क्या करता रहता है, लटका रहता है इस तरीके से। द लिवर इज डिवाइडेड इन टू प्रिंसिपल लोब्स, दो बड़े बड़े लोब्स में डिवाइड हो रखा है, द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब, जो मैंने दिखाया था, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब,
क्लियर है? बाय द फेल्सीपरम डिवाइड हो रखा है, ये जो बीच में पार्ट है ये नाम याद रखेंगे, दो लोब्स को डिवाइड किसने किया है? फेल्सीपरम लिगामेंट। इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, ओके। फेल्सीपरम लिगामेंट, ये लाइन यहीं पर ही रहेगी, फेल्सीपरम लिगामेंट। द फेल्सीपरम लिगामेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के अंडर सरफेस से एक्सटेंड होती है, खिंचती हुई चली आती है, मतलब होती हुई चली आती है अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम बिटवीन द टू प्रिंसिपल लोब्स ऑफ द लिवर, उनके बीच में से होती हुई टू द सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, ठीक है, हेल्पिंग टू सस्पेंड द लिवर इन द एब्डोमिनल कैविटी, और साथ साथ में हेल्प करती है कि लिवर वहां पर क्या करे? सस्पेंड, मतलब इजिली सस्पेंड, लटका हुआ रह सके, इधर उधर ना भागे, ठीक है ना? तो क्या है फेल्सीपरम लिगामेंट? सिंपली काम कर रही है डिवाइड करने का और हेल्प कर रही है सस्पेंशन ऑफ द लिवर, ताकि एब्डोमिनल कैविटी में लिवर हमारा आराम से रह सके। क्लियर है? आगे आते हैं। द पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर इंक्लूड द ब्रॉड फंडस, ठीक है। गॉल ब्लैडर की पार्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन है? ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको फंडस कहेंगे, इस वाले पार्ट को बॉडी कहेंगे, इस वाले पार्ट को नेक कहेंगे। क्लियर है? और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल के आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। ये तीन पार्ट इसके याद करेंगे। क्लियर है? तो ब्रॉड पार्ट फंडस विच प्रोजेक्ट इंफीरियरली बियॉन्ड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर, है ना, जो इंफीरियर बॉर्डर के नीचे की तरफ रहता है। द बॉडी, द सेंट्रल पोर्शन एंड द नेक, द टैपर्ड पोर्शन। नेक जो होता है वो कैसा है? इसका टैपर्ड पोर्शन है। द बॉडी एंड नेक प्रोजेक्टेड सुपीरियरली, है ना, जो बॉडी और नेक है वो बॉडी के कंपैरिजन में सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है। क्लियर है? बड़ा सारा भाषा का खेल है यहां पर, ठीक है। नाउ अब लिवर के अंदर कुछ खास टाइप की चीजें जो हमें समझनी है, जिसको समझे बिना मजा नहीं आएगा, डेट इज कॉल्ड, अब ये हमारा पार्ट है हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट एक खास तरह के सेल्स होते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। तो हेपेटोसाइट्स आर द मेजर फंक्शनल सेल्स ऑफ द लिवर। वन मार्क्स क्वेश्चन। Hepatocytes are the major functional cells of the liver and perform a wide array of metabolic, secretory and endocrine function। और ये metabolic function भी करते हैं, secretory function भी करते हैं और endocrine function भी करते हैं। फिलहाल हमको यहाँ पर इसका secretory function जानना है। Grooves in the cell membranes between the neighboring hepatocytes। मान लो hepatocyte cells हैं इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से रहते हैं, तो इनके बीच में जो ये जगह है इसको क्या बोला गया है? ग्रूव्स, यानी खांचे जो है, एक तरह के स्पेस जो है। तो कह रहा है ग्रूव्स इन द सेल मेम्ब्रेन्स बिटवीन द नेबरिंग हेपेटोसाइट सेल्स, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ग्रूव्स है, स्पेस है, एक स्पेस होता है फॉर कैनालिक्यूली, है ना, एक तरह से नालियां से बन जाती है, फॉर कैनालिक्यूली इनटू विच द हेपेटोसाइट सिक्रीट्स द बाइल। यहीं पर ही ये क्या कर देते हैं? बाइल को सिक्रीट कर देते हैं। क्लियर है? ओके। बाइल एक येलो ब्राउनिश और ऑलिव ग्रीन लिक्विड होता है। बाइल कैसा होता है? येलो ब्राउनिश और ऑलिव ग्रीन लिक्विड होता है, सिक्रीटेड बाय हेपेटोसाइट्स। अगेन वन मार्क्स क्वेश्चन, बाइल किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? क्या इसका कलर है? सर्व एज बोथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड डाइजेस्टिव सिक्रीशन। ये एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है, मतलब कि इसको अल्टीमेटली फीसेस से निकल जाना है बाहर। फीसेस समझते हो ना अब? और साथ साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, जिसको हम समझेंगे कहां पर? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, डिटेल में। फिलहाल समझ लो कि बाइल आ कहां से रहा, ये पता होना जरूरी है। नाउ बाइल कैनालिक्यूली आर स्मॉल डक्ट्स, मैंने बताया ना, नलियां होती हैं छोटी छोटी, पाइप में बहुत महीन महीन, जैसे मान लो निब के बराबर, निब तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत महीन महीन पाइप्स होते हैं बिटवीन द हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट सेल्स के बीच में, जो कलेक्ट करती हैं बाइल प्रोड्यूस बाय द हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा जो बाइल छोड़ा जा रहा है, तो वो उन्हीं के बीच में मौजूद जो कैनालिक्यूली हैं, जो नलियां हैं या पतले पतले पाइप्स हैं, उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम बाइल कैनालिक्यूली बाइल पासेस इनटू बाइल डक्ट्यूल्स। बाइल कैनालिक्यूल से आगे जो थोड़ी सी बड़ी डक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट्यूल्स, वहां पहुंचती हैं। एंड देन बाइल डक्ट, जो थोड़ी सी और बड़ी साइज होती है, अल्टीमेटली बाइल हमारा बाइल डक्ट के पास पहुंचता है। द बाइल डक्ट मर्ज एंड इवेंचुअली फॉर्म द लार्जर राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। फिर सारी बाइल डक्ट आपस में जुड़ती हैं और एक बड़ी सी डक्ट, जिसको हम राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट भी कहते हैं, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है ना। छोटी छोटी ये क्या थी हमारे पास? छोटी छोटी डक्ट जुड़ के एक बड़ी डक्ट बनती है, तो उसी की कहानी थी ये।
शुरुआत कहां से होती है? ये बाइल कैनालिक्यूली से स्टार्ट होता है और बड़ी डक्ट राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। विच यूनाइट एंड एग्जिट द लिवर एज कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर ये आपस में भी जुड़ी जाती हैं और फिर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बन के बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। ये दोनों भी आपस में जुड़ी जाती हैं और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई। हेपेटिक डक्ट मतलब लिवर वाली है। फिर लिवर और गॉल ब्लैडर की जुड़ी जाएगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट बोल देते हैं। द कॉमन हेपेटिक डक्ट जॉइंस द सिस्टिक डक्ट, जो बाइल से आ रही है, सिस्टिक मतलब ब्लैडर फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, सॉरी जो गॉल ब्लैडर से आ रही है, बाइल से नहीं आ रही है। द कॉमन हेपेटिक डक्ट जॉइंस द सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक मतलब गॉल ब्लैडर से जो आ रही है, ठीक है, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट, फिर बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। फ्रॉम हेयर बाइल एंटर्स द डियोडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, और यहां से फिर जो बाइल होता है वो डियोडेनम में एंटर करता है, जो हमने पीछे देखा था पेंक्रियास की वाली नस, उससे मिल करके वेटर ऑफ एम्पुला उस वाले पार्ट में जाकर जुड़ जाता है और फिर डियोडेनम में आता है और डाइजेशन में हेल्प करेगा। नाउ कुछ और चीजें देख ले थोड़ी सी। हेपेटिक साइनोसॉइड्स आर हाईली परमिएबल ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये हेपेटिक साइनोसाइट्स एक तरह की ब्लड कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज समझते हो ना, एक नाम दिया गया क्योंकि ये लिवर में पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा परमिएबल है, इसके अंदर से चीजों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा होता है। बिटवीन रोज ऑफ हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स यानी कि हेपेटोसाइट्स सेल्स है ना, उनके बीच में पाई जाती है ये। दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, ठीक है ना, जो रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी से ये ऑक्सीजन को रिसीव करेंगी। एंड न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ द हेपेटिक पोर्टल वीन। हेपेटिक पोर्टल वीन पता है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के आती है, वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यानी कि हेपेटिक साइनोसाइट्स क्या है? एक तरह से कैपिलरीज हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब द हेपेटिक साइनोसाइट्स कंटेन फैगोसाइट्स, साथ साथ में उसके अंदर फैगोसाइट्स भी पाए जाते हैं। फैगोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करेंगे। कॉल्ड स्टीलेट रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, क्या कहते हैं? स्टीलेट रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल कहा जाता है, जिसको हम लोग कफर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कफर सेल्स। तो हेपेटिक साइनोसाइट्स दो काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का और ऑक्सीजन देने का, साथ साथ में प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम हेपेटिक मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। ये सारे टर्म्स हो सकता है आए हो तुम्हारे पास लेकिन तुम लोगों को समझ में ना आए हो, ठीक है। ओके, विच डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स। अब ये क्या करते हैं? जो वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स टूट फूट गए हैं, उनको क्या कर देंगे? हटा देंगे, बैक्टीरिया को हटाएंगे और अदर फॉरेन मैटर को वहां से क्या करेंगे? हटाएंगे। इन द वीनस ब्लड ड्रेनिंग फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारा आ रहा है ब्लड हेपेटिक के पास, ठीक है ना, उसमें जितना भी खराब हुआ व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल्स है या बैक्टीरिया है या फॉरेन मैटर है, उसको ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करके हटा देते हैं। क्लियर है बातें? तो हेपेटिक साइनोसाइट्स एक तरह से वो ब्लड कैपिलरीज हैं जो हेपेटोसाइट्स को क्या कर रही है? नरिश कर रही है, साथ साथ में प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है। क्लियर है? क्लियर हुई बातें? कंपोजिशन की बात करें चलें आगे, पानी में डाल लो, पानी पी लो, बस थोड़ा सा बचा है, बस खत्म होने वाला है। नाउ ईच डे हेपेटोसाइट सीक्रेट्स 800 से 1000 ml, है ना, लगभग 800 ml से लेकर 1000 ml लगभग एक, इसको हम बोलते हैं क्यूटी, ठीक है ना। इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ छोड़ देंगे, इसका फुल फॉर्म में भी दिमाग में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। 1000 ml ऑफ बाइल अ येलो ब्राउनिश और ऑलिव ग्रीन लिक्विड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? येलो ब्राउनिश और ऑलिव ग्रीन लिक्विड होता है ये, ठीक है। इट हैज पीएच ऑफ 7.6 to 8.6, इसका पीएच कितना है? 7.6 से 8.6 एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर। किसका बना हुआ है ये? वाटर का होता जाता है। बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स कॉल्ड लेसिथिन, बाइल पिगमेंट एंड सेवरल आयंस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? बाइल साल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड जिसको कि हम लेसिथिन कहते हैं, मार्क कर लेंगे इसको लेसिथिन को, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं और बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं बाइल के अंदर। क्लियर है? नाउ द प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट, जो सबसे मेन पिगमेंट होता है वो क्या होता है? बाइलिरुबिन। खेल यहीं पे शुरू होगा सारा, मार्क करेंगे इसको। द फैगोसाइटोसिस ऑफ एजिड रेड ब्लड सेल्स, एजिड मतलब जो रेड ब्लड सेल बुढ़े हो गए हैं, उनका जो फैगोसाइटोसिस होता है यानी कि उनको जो मारा जाता है, ठीक है ना, उनको मार दिया जाता है और फिर वो लिबरेट करते हैं आयरन। वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या लिबरेट करते हैं? आयरन, भाई उसके अंदर आयरन होता है।
ग्लोबिन एंड बाइलिरुबिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 1 मार्क्स मान के चलो ये आएगा क्वेश्चन कि बताओ एक रेड ब्लड सेल जो डिस्ट्रॉय किया जाता है, फेगोसाइटोसिस किया जाता है, तो अपने अंदर से कौन से 3 कंपोनेंट निकालता है? आयरन, ग्लोबिन और बाइलिरुबिन। ठीक है, बाइलिरुबिन किससे होता है? ड्राइव्ड फ्रॉम द हीम। हाँ, समझ में आ गया। और यही हमारा प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट भी है। द आयरन एंड ग्लोबिन आर रिसाइकल्ड, ये तो बॉडी में वापस चले जाते हैं, हमारे काम की चीज है। द बाइलिरुबिन इज सिक्रेटेड इनटू द बाइल, जो बाइलिरुबिन हमारे लिवर में क्रिएट हुआ है वो बाइल में चला जाता है, ठीक है, और उस बाइल की हेल्प से बाहर निकलेगा एंड इज इवेंचुअली ब्रोकन डाउन, और अंत में तोड़ा जाता है कहां पर? इंटेस्टाइन में। वन ऑफ इट्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज स्टीरोकोबिलिन। जब ये बाइलिरुबिन को तोड़ा जाता है इंटेस्टाइन के द्वारा तो एक प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि एक केमिकल निकलता है स्टीरोकोबिलिन, विच गिव्स फीसेस देयर नॉर्मल ब्राउन कलर। यानी कि जो हमारी फीसेस होती है, पॉटी होती है, उनका जो ब्राउनिश कलर जैसा होता है वो या तो यूं कह लो कि बाइलिरुबिन की वजह से हो रहा है, और डीप में चले जाए तो बाइलिरुबिन के अंदर से एक केमिकल निकलता है स्टीरोकोबिलिन, उसकी वजह से होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। बाइल इज पार्शियली, यानी कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, चलो इसको बता दो। बाइल इज पार्शियली एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड पार्शियली डाइजेस्टिव सिक्रीशन। यानी कि ये कुछ तो एक्सक्रीटरी, बाइल क्या हो गया? एक्सक्रीटरी, यानी कि ये बाइलिरुबिन वगैरह सबको बाहर निकालना एक्सक्रीटरी हो गया, साथ साथ में डाइजेस्टिव सिक्रीशन भी है, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। कैसे समझेंगे? तो बेटा बात को समझो, हमारी पॉटी या फीसेस ब्राउन होती है, सोचो कितना रेड ब्लड सेल पर डे ब्रेक हो रहा है, उसके अंदर से कितना ज्यादा बाइलिरुबिन निकल रहा है। यानी कि पर डे हमारी बॉडी में सेल टूट रहे हैं रेड ब्लड सेल, और नए बनते जा रहे हैं एक तरफ से, है ना। 120 दिन की उनकी क्या होती है? लाइफ होती है। तो फंक्शन ऑफ लिवर, ठीक है, तो क्या कह रहा है? बाइल साल्ट्स विच आर सोडियम साल्ट एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ बाइल एसिड। ठीक है ना, जो बाइल साल्ट होता है उसके अंदर मेनली किसका होता है? सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं, ठीक है। साल्ट्स ऑफ बाइल एसिड, जो बाइल एसिड होते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम लगा हुआ होता है। मोस्टली ये भी है ना, इसको क्या है? कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, चीनो बोलो, कीनो बोलो, और कोलिक एसिड, 2 टाइप के बाइल एसिड है, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्ले अ रोल इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है? ये फैट को डाइजेशन में, फैट कैसे डाइजेस्ट होगा और कैसे एब्जॉर्ब होगा वहां पे हेल्प करेंगे, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या हो गया? द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल इनटू द सस्पेंशन ऑफ स्मॉल लिपिड ग्लोब्यूल। इसको डिटेल में भी आएगा जब हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, जो बड़े बड़े फैट के ड्रॉप होते हैं उनको छोटे छोटे में तोड़ने में हेल्प करता है ये। The small lipid globules have very large surface area। अब जितना छोटा हो जाएगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। That allow pancreatic lipase, जिसकी वजह से जो पैंक्रेटिक लाइपेस है वो बहुत आराम से उसके ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा टू मोर रैपिडली accomplish digestion of triglyceride, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन बहुत जल्दी और फास्ट हो जाता है। Bile salt also aid in the absorption of lipids following their डाइजेशन, और ये साथ साथ में उनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। क्लियर है बातें? तो मेन रोल क्या आ गया बाइल साल्ट का यहां पर? इमल्सिफिकेशन, यानी कि ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। सिंपल लिख सकते हो, पहले पॉइंट में क्या आ जाएगा? ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, ठीक है ना। तो बट थोड़ा सा क्या है कि मान लो क्वेश्चन आ गया हाउ, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, तो बेटा थोड़ा सा डिटेलिंग लेके चल रहे हैं जिससे कि चीजें क्या है लिखो तो नंबर मिले अच्छे, ठीक है। आगे आते हैं, फंक्शन की बात करें तो दूसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। द लिवर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, तुम लोगों का नहीं था, वो सेकंड ईयर में आएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लिवर के अंदर, फिर ग्लाइकोजन से टूट के वापस ग्लूकोज बनता रहता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज से फिर वापस से ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, कहां पर? लिवर और मसल्स के अंदर, और जरूरत पड़ने पे ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात तो मेरे ख्याल से पता होगी तुम लोगों को, है ना। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में लिवर का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे आते हैं, मेंटेन करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज लो द लिवर कैन ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज स्टोर है लिवर के अंदर, जब ब्लड के अंदर का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो लिवर क्या करने वाला है? जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है, एंड रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे खून में। व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज हाई, जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है हमारे खून के अंदर, एज ऑकर जस्ट आफ्टर ईटिंग अ मील, खाना खाने के बाद जो जनरली होता है, तो लिवर कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, एंड ट्राइग्लिसराइड्स फॉर स्टोरेज, और साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट में, इसीलिए क्या है, फिर वो ज्यादा खाना खाने से क्या हो, वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है। नाउ लिपिड मेटाबॉलिज्म, हेपेटोसाइट्स स्टोर सम ट्राइग्लिसराइड्स, हेपेटोसाइट अपने अंदर थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करते हैं, ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स टू जनरेट एटीपी, और फैटी एसिड को तोड़ते हैं, एटीपी को जनरेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं लाइपोप्रोटीन को, विच ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड, ठीक है ना, लाइपोप्रोटीन को बनाते हैं जो कि फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड को विच ट्रांसपोर्ट्स फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल्स, ठीक है ना। तो ये क्या काम कर रहे हैं, मेनली लाइपोप्रोटीन्स बना रहे हैं, ठीक है। लाइपोप्रोटीन का काम क्या होता है, लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में, लाइपोप्रोटीन के रूप में फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मूव होता है फ्रॉम बॉडी सेल्स, है ना, टू एंड फ्रॉम, बॉडी सेल्स की तरफ जाएगा, बॉडी सेल्स से फिर वापस आता है, सिंथेसाइज करता है कोलेस्ट्रॉल का, एंड यूज कोलेस्ट्रॉल टू मेक बॉइल सॉल्ट, और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करता है बॉइल सॉल्ट बनाने के लिए। तो इसको तुम पॉइंट में तोड़ सकते हो सारे पॉइंट्स को। नाउ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है, हेपेटोसाइट्स डीएमिनेट, रिमूव द अमीनो ग्रुप NH2 फ्रॉम द अमीनो एसिड सो दैट द अमीनो एसिड कैन बी यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन और कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है ना। तो हेपेटोसाइट डीएमिनेट करता है, एमिनेट मतलब अमोनिया ग्रुप को हटा देगा, रिमूव कर देता है अमीनो ग्रुप को। इससे हमको क्या फायदा मिलने वाला है, डीएमिनेट अमीनो एसिड सो दैट द अमीनो एसिड्स कैन बी यूज्ड, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये इस्तेमाल हो सके फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए, है ना, इनका यूज होता है जब एटीपी बनता है तो अमीनो एसिड का हमको जरूरत पड़ती है, और कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट में कन्वर्ट करने के लिए। द रिजल्टिंग टॉक्सिक अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू द मच लेस टॉक्सिक यूरिया। अब जब इसको अमीनो ग्रुप हटा देता है तो बदले में क्या बचता है, अमोनिया बचता है, वो फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, लेस टॉक्सिक यूरिया में, विच इज एक्सीडेड इन द यूरिन, और फाइनली फिर उसको हम लोग यूरिन से बाहर निकाल देते हैं। ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म जो आएगा इसका डिटेल में ये पढ़ोगे सेकंड ईयर में, ठीक है ना। आगे आते हैं, हेपेटोसाइट्स आल्सो सिंथेसाइज मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन सच एज अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, इन सब के बारे में सुना हुआ है, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन। तो जो सिंपल लगे ना बेटा, जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में है तो सिर्फ इतना याद कर लोगे, हेपेटोसाइट्स डीएमिनेट अमीनो एसिड सो दैट अमीनो एसिड कैन बी यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन, इतना पढ़ लिया। तो जरूरी नहीं है कि जो पूरा तुम लिखते बैठो, इसको पॉइंट में तोड़ लेना, मैंने यहाँ पॉइंट में तोड़ना शायद मिस हो गया है, तो इसके अंदर पॉइंट्स बनाने हैं तुमको, ठीक है ना। मैं जो नोट्स दूंगा उसमें कोशिश करूंगा इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है ना। आगे आते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग एंड हार्मोन, ठीक है, ड्रग्स को और हार्मोन्स को प्रोसेस करता है लीवर। द लीवर कैन, क्योंकि हम सबको पता है जो भी हम खाते हैं वो डिटॉक्सिफाई होता है, यानी कि उसके अंदर सारा टॉक्सिक मटेरियल कहां निकलता है जाकर के, लीवर उस सारे टॉक्सिक को दूर करता है। तो लीवर कैन डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल एंड एक्सीड ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन, आइथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड इनटू द बाइल, और जो ड्रग्स होते हैं उनको तोड़ मोड़ के बाइल के अंदर छोड़ देता है और बाइल से फिर वो फीसेस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इट कैन ऑल्सो केमिकली ऑल्टर और एक्सक्रीट थायराइड हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन को भी क्या करता है, ऑल्टर कर सकता है या बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। एंड स्टीरॉयड हार्मोन सच है, साथ साथ में स्टीरॉयड हार्मोन को भी बाहर निकाल सकता है। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और एल्डोस्टेरोन। मान लो बॉडी के अंदर ज्यादा है तो उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फीसेस से बाहर निकाल देगा। नाउ एक्सक्रीशन ऑफ बाइलिरुबिन, ये तो देखा ही था हमने, बाइलिरुबिन को बाहर निकालता है। एज प्रीवियसली नोटेड, जैसे कि हमने पीछे देखा हुआ है, बाइलिरुबिन derived फ्रॉम द हीम ऑफ एजिड रेड ब्लड सेल्स इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लिवर फ्रॉम द ब्लड एंड सिक्रेटेड इनटू द बाइल। कहानी पढ़ी थी हमने, रेड ब्लड सेल टूटता है, वहां से बाइलिरुबिन निकलता है, फिर उसको लिवर क्या करता है, बाइल में डाल देगा, बाइल से फिर होता हुआ वो फीसेस से बाहर चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द बाइलिरुबिन इन बाइल इज मेटाबोलाइज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरिया एंड एलिमिनेटेड इन फीसेस। तो बहुत सारा बाइलिरुबिन जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा मेटाबोलाइज कर दिया जाता है और फीसेस के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। Synthesis of bile salt. Bile salts are used in the small intestine for the emulsification and absorption of lipid. ये तो पता ही था, हमने देख ही रहते, emulsification और absorption में हेल्प करेगा, जितना भी लिपिड्स कह लो या जो भी हम फैट खाते हैं उसको। Storage. In addition to glycogen, the liver is a prime storage site for certain vitamins. कुछ विटामिन को भी स्टोर करता है ग्लाइकोजन के अलावा, जैसे कि विटामिन ए, B12, D, E एंड K। और कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है, आयरन और कॉपर है, विच आर रिलीज फ्रॉम द लिवर व्हेन नीडेड एल्सवेयर इन द बॉडी। और ये लिवर से रिलीज किए जाते हैं जब बॉडी में कहीं और इनकी जरूरत होती है।
फेगोसाइटोसिस, द स्टीलेट रेटिकुलो एंडोथेलियर कफर सेल्स पढ़ा था हमने, अभी देखा था, ऑफ द लिवर फेगोसाइटाइज एजेड रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड सम बैक्टीरिया, है ना, उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, द स्किन, लिवर एंड किडनी पार्टिसिपेट इन सिंथेसाइजिंग द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को एक्टिवेट करने में या फॉर्म करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो आई थिंक ये 10 पॉइंट है, ठीक है। इसको तो अच्छा और भी है, अच्छा गॉल ब्लैडर का फंक्शन देख लें अलग से, अगर गॉल ब्लैडर का अलग से आ जाए, ठीक है, अदरवाइज होता है उसके अंदर बाइल ही है, वो सेम ही काम करेगा। तो स्टोरेज ऑफ बाइल, गॉल ब्लैडर का मेन काम क्या है, बाइल को स्टोर करेगा। गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड कंसंट्रेट बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर विच हेल्प द बॉडी डाइजेस्ट फैट इजीली। ओके, तो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर कर रहा है, और बाइल का काम क्या है, जो लिवर में पड़े थे बाइल के काम, वो सारे जो बाइल का काम हमने वहां पहला लिखा था वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। गॉल ब्लैडर रिलीज बाइल, वो रिलीज करता है व्हेन वी ईट स्पेशली अ मील हाई इन फैट, जो अगर फैट उसके अंदर ज्यादा है वो वाला खाना खाते हैं, द गॉल ब्लैडर रिलीजेस बाइल, वो बाइल को रिलीज करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इमल्सिफाई द फैट, फैट को इमल्सिफाई करने के लिए, मेकिंग देम इजियर टू एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और बॉडी के लिए आसान बनाता है कि फैट इजीली क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। किसके द्वारा होता है, बाइल के द्वारा होता है। रेगुलेटिंग बाइल फ्लो, बाइल फ्लो कितना निकलना चाहिए कितना नहीं निकलना चाहिए उसको रेगुलेट करता है। द गॉल ब्लैडर रेगुलेट द फ्लो ऑफ बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, गॉल ब्लैडर रेगुलेट कर रहा है कि कितना बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है कितना नहीं जाना है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग इट्स मसल्स, कैसे करेगा, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके, टू रिलीज बाइल इन कंट्रोल मैनर, ठीक है, तो बच्चों वाली बातें हैं। बाइल पीएच रेगुलेशन, द गॉल ब्लैडर आल्सो प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ बाइल, ठीक है, बाइल के पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाइल कैन बिकम टू एसिडिक विच में कॉज द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन, अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो गॉल स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन इन आवर बॉडी, अच्छा ठीक है, द गॉल ब्लैडर आल्सो हेल्प्स एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन, भाई जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो तभी तो हमारी बॉडी में जाएगा जब फैट को एब्जॉर्ब कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन, कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो क्या कह रहा है, द गॉल ब्लैडर आल्सो हेल्प्स एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन के एंड विटामिन ए फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो फैट में एब्जॉर्ब होकर फिर क्या होते हैं बॉडी में जा रहे हैं, तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उनको एब्जॉर्ब करने में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। मेन जो बाइल का फंक्शन है जो लिवर में लिखा था वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बाकी ये फंक्शन है अगर अलग से आता है, अगर गॉल ब्लैडर और लिवर का आता है एक साथ तो सारे एक साथ पॉइंट जो ऊपर लिखे थे वो सारे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना लेक्चर खत्म हो जाता है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो भी बेटा थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। इसको मैंने पार्ट्स में नहीं तोड़ा, पार्ट्स में तोड़ता था तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एटलीस्ट एक लेक्चर में रहेगा तो पढ़ना आसान रहेगा, ठीक है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करें, पढ़ते रहें। कोई प्रॉब्लम ज्यादा है ऐप ले लें, यहाँ पे सारी चीजें सीक्वेंस में मिलेंगी आपको, सारे लेक्चर्स है ना, सारे नोट्स सब कुछ चीजें यहाँ पर क्या है सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा यूट्यूब में इधर उधर जैसा कि ये ढूंढ ले वो ढूंढ ले, ठीक है ना। और सबसे जरूरी चीज पढ़ना है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।